कहानी की शुरुआत में हमें क्लेयर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो वेनस जा रही थी, लेकिन जल्द ही रात होने वाली थी और वो रात में ड्राइविंग करना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो एक होटल में रुकने का फैसला करती है। काउंटर पर जाने के बाद वो आवाज लगाती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। हालांकि कुछ समय के बाद वो बेल भी बजाती है लेकिन फिर भी कोई नहीं आता। उससे लगा कि यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक लड़की आती है जो इसी होटल के काउंटर पर काम कर रही थी। इसके बाद क्लेयर उस लड़की से एक रूम की डिमांड करती है और फिर वो उससे वेनस जाने का रास्ता भी पूछती है, जिसके बाद वो लड़की उसे वेनस जाने का रास्ता बताती है और उसे ये भी बताती है कि वो वहीं पर पली बड़ी है। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब क्लेयर अपने कमरे में बैठ करके किसी से चैट कर रही थी। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई लड़की आती है। आवाज सुन करके लड़की ही लग रही थी। वो कहती है कि तमारा यहाँ पर है, जिस पर क्लेयर जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, आप गलत कमरे में आ गई हैं। इसके बाद क्लेयर फिर से मजे से चैट करने लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से उसी आवाज में लड़की पूछती है कि क्या तमारा यहाँ पर है। अब क्लेयर को डर लगने लगा था क्योंकि वो बार बार ये सवाल पूछ रही थी और वो बार बार दरवाजे को खटखटा रही थी। इसके बाद क्लेयर खुद चेक करने के लिए जाती है कि आखिर दरवाजे पर कौन है। जब वो दरवाजा खोल करके बाहर देखती है तो बाहर उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर उसे ऐसा लगा कि कोई होगा जो उसके साथ मजाक कर रहा होगा। इसके बाद वो वापस से अंदर जाकर के दरवाजे को बंद करती है और वॉशरूम में जाकर के अपना मुंह धोने लगती है। क्लेयर को पता नहीं था, लेकिन बाहर जो भी था वो उसके दरवाजे को खोल लेता है। अचानक से पिनअप गर्ल उसके कमरे में आ जाती है और जब क्लेयर उसे देखती है तो उसे देख करके वो काफी जोर से चिल्लाती है। इसके बाद ये लोग क्लेयर को किडनैप करके उसे ले करके खुफिया अड्डे पर जाते हैं। क्लेयर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने अपना चश्मा नहीं पहन रखा था। इसके बाद क्लेयर के सामने डोल फेस आती है जो उसे उसका चश्मा पहनाती है। इसके बाद जब क्लेयर को सब कुछ दिखने लगता है तब वो उससे पूछती है कि आखिर उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। वो इनसे ये भी कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, जिस पर डोल फेस उससे कहती है कि तुम यहाँ पर हो, ये तुम्हारी गलती है। इसके बाद वो क्लेयर पर एक हथियार से हमला करके उसे खत्म कर देती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि स्केयर क्रो भी इनके साथ है, जो पिनअप गर्ल को किस करके पहली मौत का जश्न मनाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें माया को दिखाया जाता है। वो स्ट्रेंजर से छुप करके भाग रही होती है क्योंकि माया ने पिनअप गर्ल को खत्म कर दिया था। अगर आपने इसका पार्ट 2 देखा होगा तो आपको सब पता चल जाएगा। इसके बाद स्केयर क्रो भी उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करके अपनी पूरी भड़ास निकाल देता है। इसके बाद वो पिनअप गर्ल के बॉडी को अपनी वैन में रखता है और उसे लेकर के यहाँ से चला जाता है। अब माया जंगल में हो चुकी थी अकेली और वो यहाँ अकेले ही भटक रही थी। उसे रास्तों के बारे में नहीं पता था और उसे ये भी नहीं पता था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाले की कार आती है, जिसको देखते ही माया जल्दी से झाड़ियों के पीछे जाकर के छुप जाती है क्योंकि उसे यहाँ के शेरिफ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। रोटर नाम का शेरिफ कार को ड्राइव कर रहा था और जब वो अपनी कार को लेकर के यहाँ से निकल जाता है तब माया भटकते हुए जंगल में से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जंगल से बाहर निकलते ही वो एक चर्च में पहुंच जाती है। अंदर काफी शांति था और यहाँ पर कोई था भी नहीं। यहाँ पर उसे एक पियानो दिखाई देता है जिसके पास जाकर के वो उसे बजाने लगती है, लेकिन उसी समय चर्च के अंदर ग्रेगरी आ जाता है। उसे देख करके माया काफी डर जाती है, लेकिन वो माया से कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस जगह पर मास्क वाले नहीं आएंगे। इससे हमें ये मालूम चलता है कि स्केयर क्रो कोई और नहीं बल्कि वो ग्रेगरी है। पिनअप गर्ल के मर जाने के बाद वो यहाँ पर जश्न मना रहा था। वो उसे याद करने के लिए ड्रिंक कर रहा था। ग्रेगरी उससे कहता है कि तुम भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए मेरे साथ बैठ करके ड्रिंक कर सकती हो। ग्रेगरी ने पिनअप गर्ल को खोया था, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड, और माया ने अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया था पहले चैप्टर में। माया भी उसके साथ बैठ करके ड्रिंक पीती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आखिर ग्रेगरी उससे इतना बेफिक्र होकर के बात क्यों कर रहा था, जबकि माया ने ही पिनअप गर्ल को मार दिया है। यहाँ के टाउन में जितने भी लोग थे वो रिलीजियन को बहुत मानते हैं, उनमें से ग्रेगरी भी एक है। वो चाह करके भी चर्च के अंदर खून खराबा नहीं कर सकता, इसीलिए वो माया को पूरा छूट देता है कि वो यहाँ से जा सकती है और फिर माया को जैसे मौका मिलता है तो वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें शेरिफ रोटर को दिखाया जाता है। उसके पास एक कॉल आता है और तब उसे मालूम चलता है कि माया लापता हो चुकी है। रोटर जिस रोड से होकर के गुजर रहा था उसी रोड पर भागते हुए माया उसके कार के सामने आ जाती है। माया के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, वो फंस चुकी थी, इसलिए वो चुपचाप जा करके उसके कार में बैठ जाती है। इसके बाद माया उसे बताती है कि वो किलर्स को जानती है और उसे ये भी पता है कि वो कहाँ पर है। वो दावा करती है कि वो उसे वहाँ पर ले जाएगी जहाँ पर उनका अड्डा है, लेकिन इससे पहले वो उसे अपनी बहन के पास कॉल करने के लिए कहती है, जिस पर रोटर झूठ बोलते हुए कहता है कि यहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम है। माया को पता चल चुका था कि वो झूठ बोल रहा है और कैसे
कैसे भी करके उसे यहाँ से अब भागना होगा। वो उससे कहती है कि मुझे बैंडेज चाहिए, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। जिस पर रोटर कहता है कि हाँ, डिग्गी में मेडिकिट है, मैं लेकर के आता हूँ। इसके बाद वो मेडिकिट लाने के लिए कार से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है तो उसी वक्त माया ड्राइविंग सीट पर बैठती है और कार को लेकर के यहाँ से निकल जाती है। माया के जाने के बाद वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि किसी के पास कॉल लगाता है और उसे माया के बारे में बताता है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि माया ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। इधर माया कार को ड्राइव कर रही थी और वो कार में कुछ टटोल रही थी। उसी समय रेडियो पर अनाउंस होता है कि झील के किनारे 3 बॉडी मिली हैं। यहाँ पर उसे कुछ और भी बातें मालूम चलती हैं, जिससे उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि इन सब में रोटर मिला हुआ है। लेकिन कार में कागजों को टटोलने के चक्कर में वो सामने आ रही ट्रक पर ध्यान नहीं देती है। कार का बैलेंस बिगड़ता है और वो जा करके एक पेड़ से टकरा जाता है। वैसे ये पहली बार नहीं था, बल्कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक जब जब उसने कार को ड्राइव किया है तब तब उसके साथ ऐसे हादसे हुए हैं। फिलहाल माया को कुछ होता नहीं है, वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन वो कार से निकल पाते उससे पहले यहाँ पर ग्रेगरी आ जाता है, जो उसे घसीटते हुए ले जा करके अपनी वैन में डाल देता है। उसके हाथों को रस्सियों से बांध देता है और उसे लेकर के यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर माया को यह भी मालूम चलता है कि उसके जस्ट बगल में पीनअप गर्ल की बॉडी पड़ी हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रोटर को दिखाया जाता है। जब माया कार को लेकर के चली जाती है तब वो जंगल में एक जगह पर बैठा हुआ था और कुछ पुरानी बातें सोच रहा था। ये सीन उस समय का है जब अदालत में तमारा के मर्डर का ट्रायल चल रहा था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ग्रेगरी के पिता रोटर हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पहले से ही इन सब झमेले में पड़ा हुआ है। बचपन में जब सेली ने तमारा का मर्डर कर दिया था तब ग्रेगरी ने उसका कसूर अपने सर पर ले लिया था। मर्डर करने की वजह से ग्रेगरी को हमेशा के लिए जेल में कैद करने की सजा होने वाली थी। लेकिन इस टाउन में रोटर का रेपुटेशन काफी ठीक ठाक था, इसीलिए ग्रेगरी को सजा नहीं होती है, बल्कि उसे एक चेतावनी दी जाती है। अगर वो दोबारा ऐसी कोई हरकत करता है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ग्रेगरी अपनी आदत से मजबूर था। लगभग कुछ हफ्ते बाद जंगल के अंदर जब एक आदमी लकड़ी काट रहा था तो उसी समय उसके पीछे ग्रेगरी एक कुल्हाड़ी लेकर के आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो उस आदमी को जान से मार देता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सैली छुप करके काफी समय से उसे देख रही थी। अब एक खून सैली ने कर दिया था और एक खून ग्रेगरी ने। दोनों का हिसाब बराबर हो चुका था। इसके बाद ये दोनों उस आदमी को पत्तों से ढक देते हैं। लेकिन ये बात शेरिफ को पता चल गया था, लेकिन वो इन्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस इतना कहता है कि दोबारा टाउन के लोगों को मत मारना। दरअसल इन्होंने जिस आदमी को मारा था वो इनके टाउन में ही रह रहा था। लेकिन इस हादसे के बाद ग्रेगरी के ऊपर सनक सवार हो गया था। ये दोनों टाउन के लोगों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन अनजान लोगों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमें ये भी जानना है कि डोल फेस कौन है और वो इनके टीम में कैसे शामिल हुई। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम डोल फेस और ग्रेगरी को देखते हैं। ये दोनों पीनअप गर्ल की बॉडी और माया को लेकर के 100 मील में आते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर ये लोग बॉडीज को ठिकाने लगाते थे। इनके पास एक मशीन थी जिसके अंदर बॉडी को डाल करके उसे पेस्ट बना दिया करते थे। अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देख करके माया रोने लगती है। इसके बाद ग्रेगरी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है इस टाउन के कैफे में, जहाँ पर सभी लोग नाश्ता और डिनर वगैरह करने के लिए आया करते थे। यहाँ पर रोटर अपने पार्टनर टॉमी के साथ नाश्ता वगैरह कर रहा था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है हावर्ड, उसकी बीवी डेवी जो कि माया की बहन है। इनके साथ में इनका बॉडीगार्ड मार्कस भी आया हुआ था। कैफे में बैठे हुए सभी लोग इन्हें घूर करके देखने लगते हैं। इसके बाद हावर्ड इन सभी को माया की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ पर आई थी। वो इन सबको ये भी बताता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस रास्ते से वेनस जा रही थी। यहाँ पर मौजूद हर एक को पता है कि माया यहाँ पर आई थी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ है ये भी पता है, लेकिन कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। लेकिन उसी समय डेबी के सामने एक एनी नाम की लड़की आती है जो डेबी से कहती है कि हाँ तुम्हारी बहन यहाँ पर आई थी। लेकिन इसके बाद एनी आगे नहीं बोलती है, क्योंकि कैफे में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो उसे घूर रहे थे। कुछ समय के बाद जब एनी बाहर बैठी हुई थी तब डेबी उसके पास आती है और उससे अपनी बहन के बारे में और पूछती है, जिस पर एनी उससे कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, वो यहाँ पर आई थी और फिर चली गई। इतना कहने के बाद वो उठ करके जाने लगती है, लेकिन डेबी उसे रोकती है और उससे कहती है कि समझने की कोशिश करो, वो मेरी बहन थी, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, मुझे बस इतना बता दो कि आखिर उसके साथ यहाँ पर हुआ क्या था, वो गई कहाँ। जिसके बाद एनी उससे कहती है कि यहाँ के हर एक चीजों के बारे में रोटर को सब कुछ पता है, वो यहाँ का शेरिफ है और वो हर एक खबर रखता है। इसके बाद डेबी अपने बॉडीगार्ड के साथ रोटर के कार का पीछा करने लगती है। टॉमी ने उसे अस्पताल में बुलाया था क्योंकि झील के पास 3 लोगों की बॉडी मिली है। तीनों इन्हीं के टाउन के थे और उन्हें किसी ने मार दिया था। जिसके बाद टॉमी कहता है कि बात आगे बढ़ चुकी
चुकी है, हमें स्टेट पुलिस को बुलाना होगा और इस बारे में बताना होगा। तभी रोटर कहता है कि मुझे पता है इन सब का ये हाल किसने किया है। जब टॉमी इस बारे में उससे पूछता है तो उसी वक्त रोटर उस पर किसी चीज से हमला कर देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही टॉमी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो टॉमी की बॉडी को ले जाकर के अपने कार के डिग्गी में रखता है। वो उसे ठिकाने लगाने के लिए लेके जा रहा था। यहाँ पर इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इन सब के पीछे इसका ही हाथ है। ये लोग उसका पीछा करते हैं। इसके बाद हमें माया को दिखाया जाता है। ग्रेगरी ने उसे बंदी बना करके अपने खुफिया अड्डे पर रखा था। जब ग्रेगरी यहाँ पर आता है तब वो पिनअप गर्ल का मास्क ले करके उसे माया को पहनाने लगता है। वो उससे बहुत प्यार करता था और उसे बहुत याद कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ मास्क से मतलब था, उसके पीछे कौन है इससे नहीं। वो माया के करीब जा करके उसे किस करने ही वाला था, लेकिन तभी वो उसे एक जोरदार किक मारती है। इसके बाद जब रात होती है तो ये लोग बंकर से बाहर निकलते हैं। दरअसल इनका अड्डा बंकर के अंदर था। ये लोग अपना अगला शिकार करने के लिए जा रहे थे और इन लोगों ने माया को पिनअप गर्ल बना दिया था। जब ये लोग माया को लेकर के जा रहे थे तब वो अच्छे से रास्तों को देख लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ग्रेगरी और सेली को दिखाया जाता है। ये दोनों टाउन से दूर आकर के हाईवे के किनारे अपना शिकार ढूंढते थे। सेली जब ग्रोसरी स्टोर के अंदर सामान लेने के लिए जाती है तभी उस पर एक लड़के की नजर पड़ती है। वो सेली के करीब आकर के उसे इम्प्रेस कर रहा था, लेकिन तभी यहीं पर जैस्मिन आ जाती है जो उस लड़के की गर्लफ्रेंड है। जैस्मिन उससे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था लेकिन तुम वही कर रहे हो। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड झूठ बोलते हुए कहता है कि ये मेरे पास खुद आई, लेकिन जैस्मिन उसकी बात नहीं सुनती है। वो बाहर चली जाती है। बाहर जा करके दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। इसके बाद ये दोनों इस कपल को अपना शिकार बना लेते हैं। जिस कमरे में वो रुके हुए थे उसके दरवाजे पर जाकर के वो दरवाजे को पीटते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारा यहाँ पर है। कुछ समय तक जब दरवाजा नहीं खुलता है तो ग्रेगरी दरवाजे को तोड़ करके अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि जैस्मिन ने अपने बॉयफ्रेंड को खत्म कर दिया है। इसके बाद ये दोनों जैस्मिन को अपना दोस्त बना लेते हैं और इस तरीके से वो इनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। यानी कि इनके ग्रुप में जो डोल फेस है वो जैस्मिन है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। ये तीनों हाईवे के किनारे उसी जगह पर खड़े थे जहाँ से ये लोग अपना शिकार ढूंढते हैं। इनकी नजर एक कपल पर पड़ती है जो पास ही के एक होटल में रुके हुए थे। दरवाजे के सामने जाकर के ये लोग माया को दरवाजा पीटने के लिए कहते हैं। जब वो दरवाजे को नॉक करती है तब जैस्मिन पूछती है कि क्या तुम्हारा यहाँ पर है। कुछ समय तक ये लोग दरवाजे को नॉक करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद ग्रेगरी खुद दरवाजे को तोड़ करके अंदर चला जाता है और फिर वो इन दोनों को बंदी बना लेता है, जैसे कि ये लोग हर एक कपल के साथ में करते हैं। इसके बाद ग्रेगरी माया को इन दोनों में से किसी एक का कत्ल करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी इसलिए वो पीछे हट जाती है। लेकिन फिर ग्रेगरी पर सनक सवार हो जाता है। वो कुल्हाड़ी से आदमी पर लगातार हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसी बीच माया देखती है कि जैस्मिन के हाथों में एक बड़ा सा चाकू है। माया को जैसे ही मौका मिलता है तो वो उसके हाथों से चाकू छीन लेती है और जिस तरह से उसने पिनअप गर्ल को मारा था उसी तरीके से वो डोल फेस को भी मार देती है। जब इससे भी उसका मन नहीं भरता है तब वो कई बार उसके सर को जमीन पर पटकती है। ग्रेगरी खड़े होकर के ये सब कुछ देख रहा था लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो माया को कुछ नहीं बोलता बल्कि उसके हाथों में बड़ा सा चाकू देता है और फिर उसे लड़की के सामने ला करके वो चाकू उसके हाथों से उसके अंदर घुसा देता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। और ग्रेगरी को ऐसा लग रहा था कि इस मासूम को मार करके माया को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। माया को बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रोटर को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें ये मालूम चलता है कि रोटर को पता चल चुका है कि डेबी उसका पीछा कर रही है। ग्रेगरी के पास कॉल करके वो उसे बताता है कि माया की बहन मेरा पीछा कर रही है, मैं उसे 100 मील के पास लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद रोटर धीरे से अपनी कार को झाड़ियों में छुपा लेता है। जब ये लोग उसकी कार को नहीं देखते हैं तब इन्हें ऐसा लगता है कि वो कार की स्पीड बढ़ा करके यहाँ से निकल गया होगा। इसके बाद ये लोग कार की स्पीड बढ़ा करके आगे बढ़ते हैं और झील के किनारे पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक आरवी वैन खड़ी थी। इन लोगों को लगा कि रोटर शायद यहीं पर आया होगा। मार्कस ने होवर्ड को गन दिया और फिर आरवी वैन के अंदर चला गया चेक करने के लिए कि अंदर कोई है तो नहीं। जब उसे मालूम चलता है कि अंदर कोई नहीं है तब वो होवर्ड और डेबी को अंदर भेज देता है और इन दोनों को इसी जगह पर छुपे रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो वैन से बाहर आकर के रोटर को ढूंढते हुए 100 मील की तरफ जाता है, जहाँ पर वो उन मशीनों को देखता है जिससे ये लोग इंसानों को ठिकाने लगा रहे थे। उसी वक्त गन लेकर के रोटर उसके सामने आ जाता है। वो मार्कस को दोबारा मौका नहीं देता है, मौके पर ही वो उसे शूट करके खत्म कर देता है। कुछ समय के बाद ग्रेगरी भी माया को लेकर के यहाँ पर आकर पहुँचता है। वो आरवी वैन की तरफ जाता है जिसके अंदर होवर्ड और डेबी थे। वो जानबूझ करके इन दोनों को डराता है। डर की वजह से होवर्ड एक एक करके अपने गन की सारी गोलियां खाली कर देता है। इसके बाद वो अपनी कार ले जा करके आरवी
आरवी वैन में ठोक देता है, जिसकी वजह से वो आरवी वैन उल्टा हो जाता है। इसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर के आरवी वैन के अंदर जाता है और वो होवर्ड को खत्म कर देता है। उसे मारने के बाद वो डेबी को लेकर के बाहर आता है। जब माया ने डेबी को देखा तब उसे मालूम चला कि ये तो उसकी बहन है। माया के सामने ही ग्रेगरी उसकी बहन को मार देता है। एक प्रकार से ग्रेगरी ने बस अपना हिसाब बराबर किया था। माया ने डोलफेस को मारा, इसलिए उसने उसकी बहन को मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। इसके बाद वो माया के पास जा करके उसके हाथों में बंधी हुई रस्सियों को खोलता है और चाकू को उसके पास ही रख करके यहाँ से जाने लगता है। दरअसल वो माया को एक मौका देता है कि वो इस टाउन से दूर चली जाए। इसके बाद माया अपनी बहन को कार में रखती है और उसे अपने साथ लेकर के यहाँ से जाने लगती है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो कार को रोक देती है, क्योंकि वो डिसाइड करती है कि इस बार वो सब कुछ खत्म करके रहेगी। हर कोई तो मारा जा चुका है, सिर्फ बाप और बेटे जिंदा हैं। अगर उन्हें भी मार दिया जाए तो आगे कोई भी उनका शिकार नहीं होगा। माया के पास रायन का दिया हुआ शॉटगन था। उसे लेने के बाद वो कार को घुमाती है और बिल्कुल उसी जगह पर जाती है जहाँ पर इनका बंकर था। जब वो अंदर जाती है तब उसकी मुलाकात रोटर से होती है, जो रेडियो पर गाना सुन रहा था। वो कुछ नहीं बोलती बल्कि सीधा रोटर को गन से शूट कर देती है। इसके बाद वो ग्रेगरी को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो पहुंच जाती है एक कमरे में। इस कमरे में ढेरों कैंडल जलाई गई थी और उन सब के फोटो लगाए गए थे जो इस टाउन में मरे थे। उसी समय कुल्हाड़ी लेकर के ग्रेगरी यहाँ पर आ जाता है। तभी माया उससे कहती है कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मेरे पास कोई नहीं है। अभी इस समय तो सिर्फ तुम हो और तुमने मुझे ऐसा बना दिया। इसके बाद वो ग्रेगरी से कहती है कि अपना मास्क हटाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। जब वो अपना मास्क हटाता है तब हमें मालूम चलता है कि वो सच में ग्रेगरी ही है। माया उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आई थी, लेकिन अब मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। इतना कहने के बाद वो ग्रेगरी को शॉटगन दे देती है, जिसे वो फेंक देता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्योंकि अब इन दोनों के अलावा इनका और कोई नहीं था। यही सोच करके दोनों एक होना चाहते थे, लेकिन ग्रेगरी जैसे ही उसे गले से लगाता है तो उसी वक्त वो चाकू से उस पर हमला कर देती है। ग्रेगरी ने जो चाकू उसे दिया था वो उसके हाथों में ही था। जब वो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था तब माया उसका कुल्हाड़ी लेती है और उसी से वो उस पर कई बार हमला करती है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। माया इतनी भी पागल नहीं थी कि वो एक सनकी के साथ रिलेशनशिप में आए। माया को बदला लेना था, इसलिए वो ग्रेगरी को अपनी बातों में फंसाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो आसानी से ग्रेगरी को नहीं मार सकती थी। उसे खत्म करने के बाद वो उसका मास्क लेकर के बंकर से बाहर आ जाती है। इसी के साथ चैप्टर 3 यहीं पर खत्म हो जाता है।